गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबको सिलेबस की कॉपी मिल गई? तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट की क्लास लगने वाली है आज तुम्हारी, जो कि अधिकतर बच्चों के लिए भय का विषय है। बताओ कौन सी एक सब्जेक्ट की क्लास हो सकती है ये? बायोलॉजी बोले मैथ्स वाले बच्चे। अच्छा, बायोलॉजी वाले बच्चे कितने हैं इसमें? आज बहुत बढ़िया। तो फिर अब क्लास किसकी हो सकती है? अब सोचो। फिजिक्स की क्लास है सबसे पहले। अगर रीसेंट ट्रेंड को देखें 2016 और 18 वाले को, जो कि दो बड़ी भर्ती हुई है, तो पेपर का लेवल 16 में तो बहुत, 18 में थोड़ा कम हुआ। मतलब कम नहीं हुआ, मॉडरेट लेवल अभी भी पेपर है। सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 18, उससे तो अच्छा ही पेपर था वो। सही बात है कि नहीं? दूसरी बात, अगर मैं सबसे पहले सुनो सुनो, ये मिल गया, धन्यवाद। सबसे पहले अगर मैं 16 और 18 वाले पेपर के हिसाब से बात करता चलूंगा, और तुम्हें यह भी बताता चलूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ते हैं भाई? रिजिड डायनामिक्स। अगर लैब असिस्टेंट के बाद से हिसाब से बात करूं, अच्छा एक चीज तुमने देखी होगी कि 11th में और 12th में ज्यादा पोर्शन किसका है भाई? 11th का है क्या? सही बात है। 11th का है कि 12th का है? 12th का है। किसका है भाई? 11th का केवल 4 चैप्टर हमें दिए हुए हैं। कितने भाई? 4। और यहां से आते हैं हमारे 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 12। मार्क्स कितने हो गए? 24। और अगर मैं 12th से बात करूं तो देखो, फिजिक्स से जो क्वेश्चंस के नंबर होते हैं वो 33 से 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं। कितने भाई? 33 से 35। लेकिन चक्कर क्या होता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट में। वो एक्चुअल में फिजिक्स के ही मेन टॉपिक हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट में वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन कौन से भाई? एक तो लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सुना है तुमने नाम? गैसों का अणुगति सिद्धांत। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब वो पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं क्या भाई? वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 3। एक्चुअल में कहां ऐड हो गए? फिजिक्स में। ठीक है। उसके अलावा लिक्विड स्टेट में तुमने पृष्ठ तनाव, शांता पढ़ा है क्या? केशिकात्व। लास्ट ईयर तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था एक पृष्ठ तनाव से, कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। आया था क्या? पेपर देखा है 2016-18 वाला? हाँ, पहले देखो, जब भी अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस चेक कर ले, दूसरा उसके प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर ले, ताकि हमें यह पता रहे कि किस प्रकार से इस पेपर की तैयारी हमें करनी है और किस लेवल पे करनी है। क्योंकि लैब असिस्टेंट ने 2016 में जब हुआ तो 40% की न्यूनतम बाध्यता रखी थी कि 40% तुम्हारे नंबर आने चाहिए मिनिमम। सही बात है कि नहीं? लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी पता है तुम्हें? कितनी गई थी? 189 तो 2018 में गई है। 189 जनरल की 2018 में गई है। 2016 में एक्चुअल में 40% क्रॉस नहीं हो पा रहे थे बच्चे। ठीक है। और 2000 अब जो 22 में पेपर होने वाला है, हम यही मान के चल रहे हैं 22 में होगा, उसमें भी मिनिमम तो 40% रहेगा ही। अब तुम क्या सोच के चलते हो कि कितने क्या नंबर हमारे लिए जरूरी है भाई? 300 नंबर का पेपर है, कितने क्या नंबर जरूरी है? क्या सोच के चलते हो कि देखो, पहले एक्चुअल में ये हुआ कि 87 नंबर ही रख गई कट ऑफ 16 में। उसके बाद में उसको बढ़ाया,
112 तक पहुंचाया। उसके बाद में 2018 में 189 जनरल की कट ऑफ गई, ठीक है, और 210 पे टॉपर था, 210 पे तो टॉपर था लैब असिस्टेंट में। और अब की बार हम ये मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल देखो 2018 में थोड़ा मॉडरेट हो गया था, इजी हो गया था, समझ लेना। 300 में से तुम ये मान के चलो कि कम से कम 250 नंबर तो अपने को चाहिए ही चाहिए। 300 में से 250 तो अपने को चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल, अब कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है बार बार। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी देंगे कि नहीं देंगे भाई? अरे देंगे नहीं देंगे? नौकरी सबको चाहिए इस टाइम पे। कोई ऐसा है जिसको नौकरी नहीं चाहिए? कोई ऐसा है क्या? अच्छा चलो मैं सिलेबस से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गति की, 11th में क्या है भाई? दृढ़ पिंड गति की। 3 क्वेश्चन आते हैं यहां से, अब चीजों को समझते चलना। 3 क्वेश्चन आते हैं। लैब असिस्टेंट के सिलेबस में सबसे खास बात क्या है वो ध्यान रखना। ये सिलेबस की कॉपी तुम हमेशा तुम्हारे पास रखना जब तक तैयारी करो। उसका रीजन क्या है कि जैसे दृढ़ पिंड गतिकी में मुख्य टॉपिक लिखे हुए हैं बल आघूर्ण, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण। अच्छा तुम में से इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? एक है, कोई बात नहीं। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टॉपिक है। सबसे खास बात यह है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में कि जो टॉपिक दिया हुआ है ना, अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, क्वेश्चन केवल वहीं से आएगा। अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है। केवल और केवल इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन 2016 में अलग आया था, केवल इसी टॉपिक में। वो था द्रव्यमान केंद्र से, सेंटर ऑफ मास से। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास के बिना इस टॉपिक को पढ़ भी नहीं सकते अपन, क्योंकि बेसिक तो वही है इसका। सही बात है कि नहीं? कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 3 क्वेश्चन। कहां से आते हैं? पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है इसमें, वो बनता है बल आघूर्ण से। कहां से बनता है भाई? टॉर्क से। तीनों ही न्यूमेरिकल आएंगे। तीनों ही कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, वो बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण से। और तीसरा क्वेश्चन कोणीय संवेग से भी बन जाता है और सेंटर ऑफ मास से भी बन जाता है, द्रव्यमान केंद्र से भी बन जाता है। बात समझ आई भाई? 3 क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे तीनों। सेकंड टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। अभी 11th में लिख रहे अपन, है ना? यहां से भी कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 3। देखो एक क्वेश्चन तो यहां फिक्स है न्यूमेरिकल, जो कि कार्नो इंजन से आएगा। कहां से आएगा भाई? कार्नो इंजन से आएगा। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिक्स है, कहां से? कार्नो इंजन। इसको चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा, कभी ऊष्मा इंजन बोलेगा, हीट इंजन, कभी इसको उत्क्रमणीय इंजन बोलेगा, रिवर्सिबल इंजन बोलेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इसमें, वो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से आएगा। कहां से आएगा भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मेरी बात को सुनना कि जब हम ऊष्मा गति की नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ताप और ऊष्मा। सही बात है कि नहीं? एक्चुअल में इस टॉपिक में जब हमको पढ़ना है, तो जब हमने 11th पढ़ी होगी तो कुछ सिलेबस हमारे इस प्रकार से डिजाइन होगा कि सबसे पहले हमने कैलोरीमीट्री पढ़ी होगी, जिसमें हमने ताप के बारे में पढ़ा, ऊष्मा का बेसिक पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा होगा। ऊष्मा का संचरण एक अलग टॉपिक पढ़ा होगा हमने। सही बात है। उसके बाद में ऊष्मा गति की नाम से एक अलग चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, जहां हमने सबसे पहले ऊष्मा गति की निकाय क्या होते हैं, ठीक है। जब हम ऊष्मा गतिकी के नियमों की बात करते हैं, तो ऊष्मा गतिकी के नियमों में हमको क्या क्या पढ़ना होगा? ऊष्मा गतिकी के नियमों में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्क, कार्य, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है अपना, वो इतना प्यारा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन मतलब हलवा है, जो आसानी से तुम निकाल जाओगे, आसानी से। बस वो ये है कि उसका बेसिक जो है ताप ऊष्मा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन बता के चलेंगे उसको, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कार्नो इंजन से, और जो थर्ड क्वेश्चन आएगा
वो मिक्सचर आएगा तीनों का। जो तीनों लॉ है अपने, कौन कौन से हैं भाई तीनों लॉ? अच्छा ये बताओ मुझे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, आज तक तुमने कोई सा भी नियम देखोगा इसका होगा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सही बात है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ये ऊष्मागतिकी में ऐसा क्या है कि पहले शून्यांकी नियम, फिर प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम? क्या है भाई ऐसा? सोचो। अच्छा ये पता है किसी को ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या परिभाषित करता है? ताप को। किसको भाई? एक्चुअल में प्रथम नियम और द्वितीय नियम की खोज पहले हो गई थी और बाद में ताप की अवधारणा ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से दी गई। जब ताप की अवधारणा दी गई उस नियम से, तो ताप सबसे बेसिक था, तो उसको सबसे पहले लाना जरूरी था। तो अब पहले से पहला कौन? जीरो। इसलिए उस नियम का नाम क्या रख दिया? ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अगला टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा दोलन, जिसमें मेनली वही 3 क्वेश्चन बनेंगे एसएचएम से। 2 क्वेश्चन तो एसएचएम से, 1 क्वेश्चन ऑस्किलेशन से। एसएचएम में भी फिक्स हैं 2 क्वेश्चन, तो एक तो बनेगा उसकी एनर्जी से। कहां से बनेगा भाई? ऊर्जा से। और एक क्वेश्चन बनेगा एसएचएम की जो मेन इक्वेशन है ना, तो उसमें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं 4th टॉपिक। देखो इस चैप्टर का क्या फायदा हमें तरंगों का, कि इस चैप्टर में जो सिलेबस या जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा एक टॉपिक और है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। कौन सा? देखो ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले जब ऑप्टिक्स नाम सुनते हैं, हम सुनते हैं परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, यही सुनते हैं ना भाई। यहां सिलेबस में कुछ भी नहीं है और यहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। ऑप्टिक्स में देखो 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है सूक्ष्मदर्शी से, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, नाम सुना होगा। दूसरा बनता है विवर्तन से, डिफ्रैक्शन से। तीसरा व्यतिकरण से, इंटरफेरेंस से। और चौथा ध्रुवण से, इससे पोलराइजेशन से। जबकि मैं आ जाऊं वेव्स पर, वहां पर भी एक क्वेश्चन किससे बनेगा भाई? व्यतिकरण से। किससे बनेगा? क्या तरंगों का व्यतिकरण अलग अलग है क्या भाई? वहां भी तो व्यतिकरण है, यहां भी व्यतिकरण अलग थोड़ी है, सेम ही है ना। अरे सेम ही है ना, कुछ अलग थोड़ी है। तो देखो डबल फायदा हो गया इसका, 2 क्वेश्चन व्यतिकरण के बनते हैं। अगर 16-18 का पेपर अगर तुमने एनालिसिस किया होगा तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। कितने भाई? 2। वेव से जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली वो तरंगों के अध्यारोपण से बनते हैं। कहां से बनते हैं भाई? तरंगों के अध्यारोपण से। एक पूरा टॉपिक है तरंगों का अध्यारोपण, वहीं से मुख्य सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, देखो जब स्थिर वैद्युतिकी में भी इन्होंने क्या किया है कि विभव और संधारित्र जो हम पढ़ते थे, धारिता याद है क्या? संधारित्र, वो टॉपिक हटा दिए, वो टॉपिक नहीं है सिलेबस में। ठीक है, अब जो तुम्हारे 4 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, एक तो बनेगा कूलाम के नियम से, न्यूमेरिकल बनेगा। दूसरा जो तुम्हारा बनेगा वो विद्युत क्षेत्र से बनेगा। कहां से बनेगा भाई? विद्युत क्षेत्र से। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो विद्युत फ्लक्स से बनेगा। कहां से बनेगा? विद्युत फ्लक्स से। बहुत इजी क्वेश्चन जो कि नीट में कई बार पूछा जाता है, वो पूछा गया, बार बार पूछा गया। लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया, नीट 2001 में पूछा गया, नीट 2004 में पूछा गया, नीट 2017 में पूछा गया, नीट 2013 में पूछा गया। एक क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है और लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया है। कौन सा? एक घन का। किसका? वो कहते हैं कि घन है कोई, ये कोई घन है। अब बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी और आंसर भी चेंज होते रहेंगे। पहले कहेगा घन के केंद्र पर रखा है कोई आवेश, फिर कहेगा कोई कोने पे रखा है, कभी कहेगा किसी फलक पे रखा है। सही बात है कि नहीं? कई क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ये नीट में भी बार बार आते हैं और लैब असिस्टेंट में भी आया हुआ है। लैब असिस्टेंट में फलक का आया था, फेस का, कि एक फलक पर रख दिया तो कितना होगा। ठीक है, विद्युत धारा। अब देखो यहां पर इन्होंने सिलेबस इस प्रकार डिजाइन किया कि सारा बेसिक हटा दिया है हर जगह से। विद्युत धारा, विद्युत धारा का बेसिक क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहले धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, अपना प्रतिरोध क्या होता है, यही पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है सिलेबस में इसमें से, और वहां से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सबसे पहला ही टॉपिक क्या है? किरचॉफ का नियम, एक क्वेश्चन। किरचॉफ के नियम से एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा व्हीट स्टोन सेतु से। किससे भाई? तीसरा क्वेश्चन बनेगा विभव मापी से, और चौथा बनेगा मीटर सेतु से। कहां से? मीटर सेतु से। अब तुम ये बताओ मुझे कि तुमने एक चीज देखी होगी, सिलेबस डिजाइन किया इन्होंने,
ये सिलेबस कुछ इस प्रकार से क्यों है और ये पेपर का लेवल टफ क्यों लगता है तुम्हें? तुम में से बीएससी कौन कौन कर रहा है अभी मैथ्स से? एक बच्चा, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं पूछ रहा मैं, बीएससी की मैथ्स वाले एक बच्चा ही कर रहा है। तो फिजिक्स की जब तुम बुक देखोगे बीएससी की, तो उसमें क्या होता है भाई, अगर तुम बुकों को उठाओगे, जैसे मैं कहा कि फर्स्ट ईयर में गए, सबसे पहले बुक है मैकेनिक्स। क्या है भाई? मैकेनिक्स। अब तुम सोचो 11th का सारा बेसिक, जिसमें अपन सबसे पहले मात्रक विमा पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, न्यूटन के गति के नियम पढ़े, घर्षण पढ़े, गुरुत्वाकर्षण पढ़े, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े, कुछ भी सिलेबस में नहीं है, कुछ भी सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में सीधा ही दृढ़ पिंड गति की क्यों दिया? क्योंकि वहां बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में केवल क्या है? दृढ़ पिंड गति की। क्या है भाई? दृढ़ पिंड गति की। इसीलिए सिलेबस ऐसा डिजाइन किया होगा। जब तुम सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब भी यही होगा, ऑप्टिक्स जब वहां पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में तब भी यही होगा। सिलेबस पूरा बीएससी के हिसाब से डिजाइन कर दिया, इसीलिए हमें लेवल क्या लगता है भाई? इसका टफ लगता है। एक्चुअल में लेवल टफ नहीं है, जब पढ़ोगे धीरे धीरे भय खुल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, प्रकाशिकी में मैं बता चुका, परमाणु और नाभिक 6 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, परमाणु नाभिक मिलकर। ठीक है, परमाणु और नाभिक मिलकर कितने क्वेश्चन बनेंगे? 6। और ये क्वेश्चन हलवे हैं तुम्हारे लिए, सबसे हलवे। पूछो क्यों? अरे तुम सतत स्पेक्ट्रम जानते हो, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। बोहर मॉडल जानते हो, 2 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। सोचो इजी हुआ कि नहीं हुआ अपने लिए काम? सही बात है कि नहीं? और लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक की, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन तो गेट का पक्का है, लेकिन ये मत सोचना गेट सीधा पूछता है कि एक गेट दे दिया, एंड दे दिया, और दे दिया, नहीं। वो जो गेटों का रूपांतरण होता है या गेट बनते कैसे हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा लेवल पर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अर्धचालक में बात करूं तो हमें पता है कि इसमें एक तो पीएन संधि, मतलब उसका बेसिक जो है ना सेमीकंडक्टर का, वहां से क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ट्रांजिस्टर से या डायोड से बनेगा। इस सिलेबस की बात अपन ने करी, 12 क्वेश्चन लगभग कहां से बनेंगे भाई? यहां से बनेंगे, और लगभग 20 से 23 क्वेश्चन कहां से बनेंगे भाई? 12 से। स्टार्ट अपन कहां से करेंगे? 11 से, बिल्कुल बेसिक से। पहला जो टॉपिक है वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस को साइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, टॉपिक डाल लेना, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड गति की। सबने कॉपी बना ली? नहीं, नई कॉपी बना रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट करना है। अब तक पीछे क्या किया अपने को, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे सोचकर चलो कि आज नया सवेरा, रातों से लड़े, और जब रातों से लड़ते हैं अपन तो अंधेरे से लड़ेंगे तो नया उजाला होता है ना, नया सवेरा, वो आज नया सवेरा है। आज से नई शुरुआत कर रहे हैं अपन। देखो इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट की एग्जाम दी होगी, क्या पता मतलब अब फेलियर रहे अपन, ऐसा मत सोचो फेलियर है। हर एक इंसान अपने आप में एक विनर है, बस हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है। हम हमारी क्षमताओं को किस प्रकार से पहचानें, बिल्कुल लैब असिस्टेंट को मन में आज से ही ठान कर चलना है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। पूरी फिजिक्स में बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं दृढ़ पिंड गति की, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं अपन। इसमें पहला जो न्यूमेरिकल चैप्टर अपना वही टॉपिक वही है। जब अपन दृढ़ पिंड गति की पढ़ेंगे तो दृढ़ पिंड गतिकी में द्रव्यमान केंद्र जब अपन स्टार्ट करेंगे तो समझ लो द्रव्यमान केंद्र के जैसे मैंने 4-5 क्वेश्चन यहां करवाए, साथ में 10 क्वेश्चन
फिर मैं तुम्हें वो टॉपिक द्रव्यमान केंद्र कंप्लीट होते ही पढ़ाऊंगा। पहले 4-5 तो मैंने समझाने के लिए, किस चीज के लिए, टॉपिक समझते हैं, साथ में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। उसके बाद में 10 क्वेश्चन उस टॉपिक के साथ में करवाऊंगा खत्म होते ही। ऐसा ही बलागुण के साथ होगा, ऐसा ही कोणीय संवेग के साथ होगा, ऐसा ही जड़त्वागुण के साथ होगा। फिर जैसे ही अपना पूरा दृढ़ पिंड गति की चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 30 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के बिल्कुल यहीं पर क्लास में ही करवाऊंगा। ठीक है, डीपीपी तुम्हें मिल जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, लेकिन साथ तुम्हें ही देना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स में क्या तुमने छोड़ दिया ना, बीच में 2-4 दिन गैप दोगे तो मामला फिर ऊपर से निकलने लग जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं दृढ़ पिंड गतिकी से। बात को सुनना भाई, सबसे पहले अपन एक बेसिक बात लेते हैं, गति क्या लेते हैं भाई। अच्छा, गति क्या होती है, गति क्या होती है, इसको हमें सबसे पहले गति क्या होती है। 2 शब्द सुनते हैं हम, विराम और गति। सुनते हो कि नहीं सुनते भाई? क्या होता है विराम? अरे टू वे कम्युनिकेशन चलने दो। क्या होता है? नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि विराम क्या होता है भाई साहब? जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन है, जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन है। और गति क्या कहते हैं? कि जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा हो। लेकिन किसके सापेक्ष? इस टाइम मैं कह सकता हूं कि मैं गति में हूं या विराम में? मैं कह सकता हूं क्या विराम या गति में हूं मैं? या तुम कह सकते हो क्या तुम विराम या गति में हो? बोलो। नहीं कह सकते, क्यों? सापेक्ष। क्या इसने एक वर्ड यूज लिया, सापेक्ष। क्या वर्ड यूज लिया भाई? हम जैसे मैं चल रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, स्थिति परिवर्तन हो रही है, इनके सापेक्ष, इनके सापेक्ष, इनके सापेक्ष मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इनके सापेक्ष। अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं गति में हूं या विराम में हूं। फिर हम कैसे कहते हैं कि मैं गति में हूं? हम ये मानकर चलते हैं कि पूरी पृथ्वी स्थिर है और हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है, किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। अब एक नया शब्द आया, निर्देश तंत्र। नया शब्द आया कि नहीं आया? क्या होता है निर्देश तंत्र? बताओ। निर्देश तंत्र नया शब्द आया क्या? अरे हाँ हाँ, ना ना बोलो कुछ तो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो किसी भी कण की स्थिति की व्याख्या करता है। कण की स्थिति कहां है ये बताता है। हम सब जानते हैं इसको, लेकिन बस हम बोल नहीं रहे। देखो, कुछ ऐसा कभी देखा है क्या तुमने? देखा है क्या? क्या है ये? निर्देश तंत्र। कितने अक्ष होते हैं? कितने अक्ष होते हैं भाई? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। 3 अक्ष होते हैं क्या? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु यहां पर प्लेस्ड है, यहां पर रखी हुई है, ठीक है, तो ये क्या निर्देश तंत्र इस कण की स्थिति बता देगा? क्या बता देगा कि साहब एक्स अक्ष से इतनी दूरी पर है, वाई अक्ष से इतनी दूरी पर है? बता सकता है क्या? अरे बता सकता है क्या? बताता है कि नहीं बताता? आज हम मैप पे ऐसे कहते हैं, लोकेशन डालते हैं तो लोकेशन में बताया जाता है कि इतने डिग्री ईस्ट पर। जब मैप में डालते हैं अपन तो कोई लोकेशन की डायरेक्शन जब बताएगा हो कि इतनी डिग्री ईस्ट पर है, नॉर्थ पर है, वेस्ट पर है, बताता नहीं बताता भाई? तो किसी भी कण की स्थिति के बारे में कौन बताता है? निर्देश तंत्र। कौन बताता है भाई? तो गति की व्याख्या भी कौन करेगा? निर्देश तंत्र। अच्छा, अब यहां पर मैंने 3 बिंदु बोले, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये क्या है भाई साहब? निर्देश बिंदु। क्या है भाई? रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब मेरी बात को सुनना, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? क्या नाम है अपना? तो रोहित, जैसे मान लो रोहित यहां से बाहर निकला और इसने एक व्यक्ति से पूछा कि यार ये दुर्गापुरा जाना है मेरे को, दुर्गापुरा कहां पर है? दुर्गापुरा कहां पर है? तो व्यक्ति ने कहा कि भाई तू गोपालपुरा जानता है क्या? बस जानता हूं, बिल्कुल सीधा जाऊंगा, गोपालपुरा पहुंच जाऊंगा। गोपालपुरा से राइट में
2 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गापुरा है। क्या बोला भाई? गोपालपुरा से राइट में 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? दुर्गापुरा। इस पूरे सिचुएशन में निर्देश बिंदु क्या है? गोपालपुरा। क्या भाई? वह बिंदु जहां से गति प्रारंभ मानी जाती है, जहां से गति का निर्देशन कर रहे हैं अपन, किसी भी जो स्थिति है उसका निर्देशन कर रहे हैं कि स्थिति कहां पर है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तो पहली चीज हमने कही, निर्देश तंत्र वह तंत्र, ऐसा तंत्र जो किसी भी कण की स्थिति की व्याख्या करता है, कण की स्थिति के बारे में बताता है। कितने अक्ष होते हैं भाई साहब? 3 अक्ष। इन तीनों अक्ष के बीच में कोण कितना दिख रहा है? 90। क्या यहां 90 दिख रहा है? क्या यहां 90 दिख रहा है क्या भाई? लेकिन कितना होता है? क्यों फिर यहां क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये बोर्ड 2D है और डायग्राम कैसा है? बोर्ड कैसा है? 2D। डायग्राम कैसा है? ये एक्चुअल में कैसा होता है? ऐसा। और ऐसा तो ये ऐसा, एक अक्ष, दूसरा अक्ष और तीसरा अक्ष दिख गया। अब जब भी किसी भी साइड से देखोगे, इस साइड से देखोगे तो तुम्हें ये 1 और 2 दिखेगा। सही बात है कि नहीं? इस साइड से देखोगे तो 1 और 2 दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो 1 और 2 दिखेगा। ये दिख रहा है क्या? तीसरा अक्ष दिख रहा है क्या भाई? ये वही सिंगम वाला चौथा शेर है जो दिखता नहीं है। सिंगम में कहता है ना भाई 3 शेर होते हैं, चौथा शेर यहां पर है, वो चौथा शेर ही है, इसमें तीसरा ही ऐसा है। तो 3 अक्ष होते हैं, 3 एक दूसरे के कैसे होते हैं भाई? लंबवत, 3D में होते हैं। एक्चुअल में इसको हम बना नहीं सकते बोर्ड पर, इसीलिए एक्चुअल में तो ये ऐसा होता, कुछ यहां होता है कुछ। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने किधर कर दिया भाई? नीचे। बात समझ गए? निर्देश तंत्र की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है अपने को। लिखो, स्टार्ट करो। एक ऐसा तंत्र जो किसी कण की स्थिति की व्याख्या करता है, जो किसी कण की स्थिति की व्याख्या करता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। सबको समझ आ गया कि निर्देश तंत्र क्या होता है भाई? क्या बताता है? किसी कण की, और इसी के आधार पर बताया जाता है कि वस्तु विराम में है या गति में। मान लो अभी मैं कहूं कि 8:28 पर कण कहां रखा हुआ है? यहां पर। 8:28 3 सेकंड पर कण कहां आ गया? यहां पर। तो बताओ कण गति में था कि विराम में? क्योंकि उसकी स्थिति क्या हो चुकी है बच्चों? परिवर्तित। और अगर स्थिति परिवर्तित नहीं होती, वहीं रहती, तो कण किस अवस्था में होता? विराम में। किस में होता? विराम में। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो किसी कण की स्थिति की व्याख्या करता है। मैं बाद में तुम्हें यह भी चीज समझाऊंगा कि निर्देश तंत्र किसी कण के विस्थापन और वेग को भी बता सकता है। किसको भाई? विस्थापन और वेग। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कि जल्दी बोलो, क्या होता है? अरे मेरे भ्राताओं, हम ये कहते हैं दो बिंदुओं के मध्य सीधी या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। सही बात है कि नहीं? एक कण यहां था, गति करता हुआ यहां आ गया, तो विस्थापन ये हो गया। क्या ये स्थिति तो बता रहा है कि प्रारंभिक स्थिति ये रही, अंतिम स्थिति ये रही, तो विस्थापन बता देगा क्या? और समय के साथ विस्थापन हुआ तो वेग भी बता देगा क्या? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा, यही होता है क्या? तो बस बताओ, निर्देश तंत्र विस्थापन, वेग और कण की स्थिति की व्याख्या कर सकता है क्या? तो अगली लाइन लिखो। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कौन सा था? ये रहा। तो तेरे को इंग्लिश में मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। एक ऐसा निर्देश तंत्र किसी कण की, निर्देश तंत्र किसी कण के, निर्देश तंत्र किसी कण के विस्थापन और वेग
विस्थापन और वेग की जानकारी भी प्रदान करता है। विस्थापन और वेग की जानकारी भी प्रदान करता है। यहां तक सबको समझ आ गया? अगली लाइन लिखो। निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं। जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इंग्लिश मीडियम में बोलता हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम विच कैन डिस्क्राइब द पोजिशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। देयर आर 3 एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये बना लो। अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। 1 मिनट रुक जाओ। जेड अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ये ओ है निर्देश बिंदु। रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। हाँ, यहां तक बना लिया भाई। अब लिखो विराम एवं गति। टॉपिक डालो विराम एवं गति। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन मैं बता चुका। विराम क्या होता है भाई साहब? क्या होता है विराम? कि अगर किसी वस्तु की निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती है तो कौन सी अवस्था हो गई? कौन सी हो गई भाई साहब? गतिशील। और अगर स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो कौन सी है? एक क्वेश्चन मेरा तुमसे, क्या कोई कण, वस्तु, व्यक्ति एक ही समय पर विराम गति दोनों अवस्थाओं में हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बताओ। अरे तुम तो यार सुबह सुबह ऐसे आयो, सुन पड़े जैसे जाड़े में निकल के आयो, कल रजाई में निकल यहीं बैठा दे था ने कत यूं मिले जो कहीं खाए गुन मुंडा सोई कहीं जबान वबान कहीं चाय वाय में अटक गई, कहीं ऐ चपक गयो, चाय ज्यादा मीठ हो गो है। बताओ भाई, सुना है कि तुमने कि क्या कोई कण एक समय पर गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकता है? बताओ। हो सकता है। कैसे? देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो एक ट्रेन है। क्या है भाई साहब? ट्रेन है। ट्रेन में रोहित था ना नाम, तो रोहित को बैठा देते हैं अपन। रोहित बैठ जाएगा। ये लो रोहित बैठ गया एक तो, ठीक है। और एक और व्यक्ति बैठा हुआ कोई, मानो इसका नाम देते हैं अपन ब्यूटी। ये कौन है भाई? रोहित। ये कौन है? ब्यूटी। कोई दिक्कत है? ट्रेन चल रही है, छुक 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 रेलगाड़ी। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ कि रोहित के सापेक्ष ब्यूटी और ब्यूटी के सापेक्ष रोहित किस अवस्था में है? भाई ये मान लो ये कमरा ही एक ट्रेन है और हमारे 2 भाई बैठे हैं। बताओ ये एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं क्या? ये डब्बा है, चल रहा है, क्या मतलब है? चलने दो। अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं क्या? अगर स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहे तो किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? लेकिन अब ये ट्रेन चलते चलते एक प्लेटफॉर्म के पास से गुजरी। कहां से गुजरी भाई? प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है। ये लोग खड़ा कर देते हैं यहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत?
ट्रेन चल रही है, रोहित ने यहां देखा, यहां से यहां देखा, कोई दिक्कत है अभी तक? अब मुझे बताना, इसके सापेक्ष रोहित की स्थिति, रोहित, ट्रेन चल रही है तो रोहित पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, क्योंकि ट्रेन बढ़ रही होगी आगे, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। सही बात है कि नहीं है? इसके सापेक्ष रोहित की स्थिति बार बार परिवर्तित हो रही है क्या? बार बार परिवर्तित हो रही है क्या? हो रही है क्या? तो बताओ फिर इसके सापेक्ष रोहित किस अवस्था में है? लेकिन इसके सापेक्ष किस अवस्था में है? तो रोहित एक ही समय पर विराम और गति दोनों अवस्थाओं में हो गया क्या? रेहाना, हो गया ना? तो एक ही समय पर एक व्यक्ति गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष। पहले हम इसके सापेक्ष, ब्यूटी के सापेक्ष देख रहे हैं, और दूसरे में इस एक्स के सापेक्ष। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या भाई? जैसे मान लो मैं और रोहित दोनों चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, और यहां से ये भाई देख रहा है, मैं और रोहित समान वेग से चल रहे हैं, समान हमारी चाल है। चाल क्या है हमारी? तो हम तो एक दूसरे के सापेक्ष, देखो मैं यहां था, रोहित यहां, ये मान लो ये रोहित का पैर है, ये मेरा पैर है, कोई दिक्कत है? मेरा पैर यहां गया, रोहित का पैर भी यहां गया, मेरा पैर यहां गया, रोहित का पैर भी यहां गया। हम दोनों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है क्या? हो रही है क्या? हम दोनों किस अवस्था में है एक दूसरे के सापेक्ष? विराम में। लेकिन ये भाई अगर देख रहा होगा तो इसके सापेक्ष तो हमारी स्थिति पहले ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, तो स्थिति परिवर्तित हुई क्या? तो अवस्था कैसी हो गई? गतिशील। तो एक वस्तु या व्यक्ति, कण एक ही समय पर गति और विराम दो अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष। निर्देश तंत्र हम जो पढ़ रहे हैं, ये गति का बेसिक जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए रिजिड डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दृढ़पिंड गति की पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा घूर्णन गति ये होती है, फिर उसमें बलागुण आएगा, कोणीय संवेग आएगा। सही बात है कि नहीं है? तो जब तक हम गति ही नहीं जानेंगे ना कि गति क्या होती है, तब तक उसके बारे में बात नहीं कर सकते। समझ गए? इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी हो गया। ये बात सबको समझ आ गई? तो लिखो विराम पर। सबसे पहले लिखो, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, तो वह विराम अवस्था में कहलाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई? अगली लाइन देखो, यदि कोई कण, if any particle does not change its position relative to frame of reference, then it will be called in rest position. आगे लिख रहा, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वह गति अवस्था में कहलाएगा। If any particle changes its position relative to frame of reference, then it will be called in motion state. ये दोनों बात समझ आ गई? अब हमको ये भी समझ आ चुका होगा, इतनी देर से हम सापेक्ष की बात कर रहे हैं कि गति और विराम कैसी राशियां हैं भाई साहब? सापेक्ष। कैसी राशियां हैं? एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो लिख लो, गति और विराम सापेक्ष राशियां हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? अब मैं यहां पर अपना जो टॉपिक है वो एक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं। कौन सा? दृढ़पिंड गति की। मैं यहां पर गति के प्रकारों की बात करूंगा और वहीं पर हमारे पास आएगा घूर्णन गति। कौन सी गति आएगी भाई साहब? रोटेशनल मोशन। एक तरीके से जो टॉपिक अपना दृढ़पिंड गति की वो रोटेशनल मोशन ही है। सही बात है कि नहीं भाई? घूर्णन गति है ना एक तरीके से। ये चैप्टर का नाम एक तरीके से घूर्णन गति ही है। ठीक है, कुछ बुकों में जो रेफरेंस बुक है, अच्छी बुकें हैं, उनमें इसका नाम ही क्या रखा हुआ है भाई साहब? रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ठीक है, तो लिखना टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार। सबसे पहले अब तुमको समझना है, देखो यहां ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं विमा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। विमा के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 प्रकार की गतियां होती हैं। कितने प्रकार की गति होती है भाई साहब? 3 प्रकार की। फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। कैसी भाई? सेकेंड वन इज 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। 1D, 2D एंड 3D। नाम तो सबने सुना है, सही बात है कि नहीं? बहुत बेसिक भी है, बहुत इजी है। ये क्या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? यहां कोई कण रखा हुआ है, यहां कोई कण रखा हुआ है। पहले मैं सबसे पहले यहां मानता हूं एक्स अक्ष पर। कहां मानता हूं भाई? यदि कोई कण केवल एक अक्ष के सापेक्ष, केवल एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वो कौन सी गति होगी? एक विमीय। जैसे मैं कहूं यहां कण रखा हुआ था, या तो ये केवल इस दिशा में जाए, सही बात है। किधर जा रहा है? केवल स्थिति परिवर्तित किधर हो रही है भाई साहब? इसकी एक्स में, वाई में परिवर्तित हो रही है क्या? या केवल इधर जाए, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? अब केवल स्थिति परिवर्तित किधर हो रही है भाई साहब? इसकी वाई में। क्या एक्स में हो रही है क्या? नहीं है ना। तो अगर केवल एक अक्ष में स्थिति में परिवर्तन हो तो गति कौन सी होगी? एक विमीय। एक विमीय गति हमेशा सरल रेखा में होगी क्या? स्ट्रेट लाइन में। ये कौन सी गति जो मैं चल रहा हूं? एक विमीय गति है। पतले तार पर चींटी की गति कैसी होगी? एक विमीय। सही बात है। सीधे रोड पर कार जा रही है, कौन सी गति होगी? एक विमीय। कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ आ गई? 1D मोशन कौन सा? सरल रेखा में होने वाला। कौन सा भाई साहब? सरल रेखा में होने वाला मोशन कौन सा होता है? एक विमीय, 1 डायमेंशनल मोशन। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? चलो बहुत बढ़िया। फिर बात करता हूं मैं 2 डायमेंशनल मोशन की, द्विविमीय। जब ये कहे कि किन्हीं 2 अक्षों के बीच में, या तो एक्स वाई के बीच में, या वाई जेड के बीच में, या जेड अक्ष के बीच में, किन्हीं 2 अक्षों के बीच में अगर स्थिति में परिवर्तन हो, मतलब कि यहां वस्तु रखी हुई थी, कहां रखी हुई थी? ये वस्तु यहां रखी हुई थी। मानो ये एक्स अक्ष पर 2 है, वाई पर भी कितना है? 2 है, और ये यहां चली गई। तो अब बताओ, अब ऐसा मत सोचना सब ये भी तो सरल रेखा है, क्योंकि इसका एक्स अक्ष में भी क्या हुआ है और वाई अक्ष में भी क्या हुआ है भाई साहब? परिवर्तन हुआ है क्या? पहले कहां रखी थी? 2-2 पर, अब कहां पहुंच गई? 3-3 पर। क्या एक्स में परिवर्तन हुआ क्या? क्या वाई में परिवर्तन हुआ क्या? जब किन्हीं 2 अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो गति कौन सी होगी? जैसे मैं कहूं भाई साहब ये लो एक ये मैंने इस पेन को यहां से यूं फेंका, तो एक तो इसने इस दिशा में गति करी और एक इस दिशा में भी गति करी। गति कैसी हो गई? सही बात है कि नहीं? द्विविमीय हुई क्या? ये कौन सी गति है? ये मैं जो कर रहा हूं, अरे ये लो 2D होगी कि 3D? 2D होगी, क्योंकि एक तो इस दिशा में परिवर्तन हो रहा है और एक इस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। क्या भाई? किन्हीं 2 अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है क्या? गति कौन सी हो गई? और जो अभी मैं ये गति कर रहा था एक्चुअल में यही घूर्णन गति है, यही घूर्णन गति है। ठीक है, अच्छा। तो द्विविमीय गति, अगर मैं कहूं एक कार कुछ इस प्रकार से गति कर रही है, तो बताओ कैसी गति कर रही है वो?
2D कर रही है क्या? दो अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है क्या? गति कैसी हो गई? फिर मैं बात करूं 3D की, किसकी भाई? 3D क्या समतल पर हो सकती है क्या? नहीं, केवल कहां संभव है? आकाश में, क्योंकि तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन कहां होगा? आकाश में, मुक्त रूप से। जैसे मैं कह दूं पक्षियों की, या मैं कहूं गैस के अणुओं की, या मैं कह दूं एक गुब्बारा, गैस वाला गुब्बारा होता है, उसको छोड़ दो, ठीक है? गैस के गुब्बारे को अपन ने छोड़ दिया, वो किसी भी दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है? पक्षी किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं क्या? गैस के अणु भी किसी भी दिशा में कर सकते हैं। गति कैसी हो गई? 3D, ठीक है? गदर मूवी देखिए, गदर। तो गदर मूवी में एक बहुत, मतलब गति को डिफाइन करने के लिए एक बहुत बढ़िया गाना डाला गया जो पूरे इन तीनों को डिफाइन करता है, 1D, 2D और 3D को। गदर मूवी का सबसे फेमस गाना कौन सा रहा? अरे बोलो सही, ये तो तुमने देखा हुआ है, फिजिक्स तुम भूल गए, ये तो जानते हो। अब जानते सारे हैं, मुंह भाई साहब ऐसे चिपक गया सबका। अरे कौन हीरो था? ये सबको पता। हीरोइन कौन थी? अमीषा पटेल। उसको भूल गए बेचारी को, है वो चली नहीं तो उसको भूल गए। कौन सा सबसे फेमस गाना था उसका? मैं निकला गड्डी लेके, यही था ना? कईयों के मन में चल रहा था उड़ जा काले कहवा। ध्यान देना। तो श्री श्री 1008 श्री सनी देओल बाबा ने क्या बताया? उसने कहा मैं निकला गाड़ी लेके, ये गाड़ी लेके निकला हूं। अब गाड़ी ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे ही निकलेगा सीधे गाड़ी लेके। सही बात है कि नहीं भाई साहब? भाई स्टार्टिंग में यूं करेगा क्या? वो बाद की बात है। सामने कोई और होता, हीरोइन होती, जब तो थोड़ा सा स्टाइल दिखाने के लिए मोटरसाइकिल होती तो कर भी लेता। ट्रक था अगले के पास, ट्रक को यूं करता तो लुढ़क जाता। सही बात है कि नहीं? तो मैं निकला गाड़ी लेके। जब गाड़ी लेके निकलेगा तो कौन सी गति करेगा बताओ जल्दी? कौन सी गति करेगा? रास्ते पे, सड़क पे मोड़ आया, मोड़ पे कौन सी गति होगी? मैं उठे, दिल छोड़ आया। तो अब दिल तो निकाल के देगा नहीं, दिल रूपी गुब्बारा दे दिया अगले ने, कल ले। गुब्बारे गति कौन सी है भाई साहब? 3D। बताओ, समझा दिया ना? 1D, 2D, 3D समझ आ गई? बहुत बढ़िया, लिखना स्टार्ट करो। देखो यहां भी कमेंट मारा, ऊर्जा काले का हो। लिखो भाई, विमा के आधार पर, विमा के आधार पर गतियों को अपन डिफाइन कर रहे हैं। विमा के आधार, अच्छा ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, बस विमा के आधार पर, और फिर बाद में हम स्थानांतरीय घूर्णन और कंपन, जो अपनी दोलन गति है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अपना एक टॉपिक और गति से, पता कौन सा? दोलन। कौन सा है भाई? दोलन, ऑस्किलेशन, ठीक है? तो वहां भी हमें गति का बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या है कि अपन एक आवर्त गति की और अनावर्त गति की, साथ में कंपन गति की, सरल आवर्त गति की बात और करेंगे, क्योंकि जब गति का बेसिक पढ़ रहे हैं तो वो उसमें भी काम आएगा। दोलन पढ़ेंगे ना अपन, तो सरल आवर्त पढ़ेंगे, तो यहां हमें आवर्त गति, अनावर्त गति के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्या यहीं पर बेसिक में काम हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? ठीक है, तो ठीक है ना। सबसे पहले लिखो एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, विमा के आधार पर बता रहे हैं अपन 3 टाइप की। पहली कौन सी है भाई साहब? एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति कौन सी होती है बच्चों? अभी अपन ने पता चल गया, यदि कोई वस्तु या कण, यदि कोई वस्तु या कण निर्देश तंत्र के किसी एक अक्ष के सापेक्ष on the basis of dimension, on the basis of dimension, first one is 1 dimensional motion, second one is 2 dimensional motion, third one is 3 dimensional motion. कोई वस्तु या कण निर्देश तंत्र के किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है,
तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। इफ एनी पार्टिकल चेंज इट्स पोजिशन relative to only one axis, of frame of reference, then the motion of particle will be called one dimensional motion. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसमें। सीधे रोड पर कार की गति, सीधे रोड पर कार की गति, स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये देखो, ये वर्ड जो है ना स्थानांतरीय गति, ये अभी मैं गति के प्रकार बताऊंगा तब भी आएगा। स्थानांतरीय गति क्या होती है, इसको भी यहां सुन लो एक बात। तुम कहोगे साहब आपने तो लिखवा दिया, हमको क्या पता स्थानांतरीय गति क्या है। सही बात है कि नहीं? नाम से पता चल रहा है स्थानांतरीय, तो स्थान क्या हुआ उसका, परिवर्तित। कोई पार्टिकल यहां ए पॉइंट पर है, कहां चला गया भाई साहब, बी पर। सीधी सरल रेखा में गति होनी चाहिए। ए से बी तक कैसी होनी गति होनी चाहिए भाई साहब, सरल रेखा में। कौन सी होगी, स्थानांतरीय। समझ गए बात को? लिखो, स्थानांतरीय गति, पतले तार पर चींटी की गति, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक बात ये याद रखना कि यह गति हमेशा कहां होती है, सरल रेखा में। कहां होती है भाई, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। कोई दिक्कत है क्या? हमें जो पूरा काम पड़ेगा वो बनेगा टू डायमेंशनल मोशन से। किससे काम पड़ेगा भाई साहब? क्योंकि हमारा चाहे दोलन हो चाहे हमारी घूर्णन गति हो, दोनों ही कौन सी होंगी भाई साहब, द्विविमीय होगी। हमारा पूरा काम किससे पड़ेगा, 2D से। लिखो, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। लिखना, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो कण की गति द्विविमीय गति कहलाएगी। तो कण की गति द्विविमीय गति कहलाएगी। बात सबको समझ आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई? देखो, मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स से नाता छूट गया। सही बात है कि नहीं? अच्छा, सत्य बताना कि पिछले लास्ट 3 साल में एक्चुअल फिजिक्स, जनरल साइंस वाली फिजिक्स नहीं है ना, एक्चुअल फिजिक्स किसने पढ़ी पिछले 3 साल के अंदर? किसी ने पढ़ी? 12th कोई ऐसा है जिसने 12th अभी रिसेंट 3 साल में पास करी हो? कोई 2 बच्चे, 4 5, इनको फिर भी थोड़ा थोड़ा सा अपनी भीनी भीनी छवि याद होगी फिजिक्स की। हाँ, बहती हवा साथी, वो याद होगा इनको। सही बात है कि नहीं भाई साहब? मतलब एक भीनी भीनी छवि याद है। हाँ, धुंधली धुंधली, हाँ यार थी तो कोई। और जो मैथ से बीएससी वाला कौन है? केवल एक बच्चा है, तो फिजिक्स उसने पढ़ी है। बाकी सब बायोलॉजी वाले हो क्या तुम? कौन कौन हाथ खड़ा करना, बायोलॉजी से कौन कौन बिलोंग करता है? ओहो, तो तुम्हारे लिए तो अब ये ऐसा लग रहा होगा, ये नई चीज, बहुत टाइम पड़ा। इसीलिए तुमने देखा होगा मैंने बिल्कुल टॉपिक को जड़ से उठाया। मैं जब घूर्णन गति पढ़ा था अगर एक्चुअल में, तो घूर्णन गति में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? द्रव्यमान केंद्र। एक्चुअल में ये होता है, जब घूर्णन गति पढ़ाई जाती है, दृढ़पिंड गति की पढ़ाई जाती है, एक्चुअल में पहला टॉपिक क्या पढ़ाया जाता है? द्रव्यमान केंद्र। लेकिन अगर मैं द्रव्यमान केंद्र ये सब कुछ पढ़ाने लग जाता तो मैं द्रव्यमान केंद्र में भी सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बनाता। क्या बनाता भाई साहब? फिर तुम ये कहते गुरुजी या कहीं से,
सही बात है कि नहीं भाई साहब? फिर मैं तुमको कहता कि ये गति है, जब मैं तुमको घूर्णन गति पढ़ाता तो उसमें मैं ऐसे बोलता कि कोणीय विस्थापन जो है और कोणीय वेग जो है, कोणीय त्वरण जो है, उनमें संबंध बताता, रेखीय वेग रेखीय त्वरण से सीधा बताता। फिर तुम कहते गुरुजी ये कैसे आ गया? फिर तुम बार बार में टीट की करते, गुरुजी उस टीट की को पहले खत्म कर दूं मैं। सही बात है कि नहीं है? वो वाला काम अपन पहले कर रहे हैं, जो हल्का सा बेसिक है, जो कि अपना हद मार के 1 घंटे में हो जाएगा, ताकि अपना द्रव्यमान केंद्र अपन स्टार्ट कर दे। वो 1 घंटे में इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बाद का पूरा काम खत्म हो जाए। सही बात है कि नहीं भाई? बार बार परेशान नहीं होना पड़े, इसीलिए वो 1 घंटा लिया है मैंने केवल, जिससे तुम्हारा वो पूरा बेसिक जो काम है वो खत्म हो जाए। इस पूरे बेसिक में केवल मैं गति के प्रकार जो जो काम आएंगे, उसके अलावा दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और गति के समीकरण, इसके फॉर्मूले लिखवाऊंगा, बताऊंगा, और फॉर्मूले, परिभाषा, फॉर्मूले, परिभाषा, फॉर्मूले, बस कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये बार बार काम आएंगे, तो फिर बाकी तुमको ऐसे भी नहीं लगेगा सर पढ़ा नहीं है। सही बात है कि नहीं है? और अपने टॉपिक पर भी अपन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कल अपना द्रव्यमान केंद्र स्टार्ट हो ही जाएगा, और उसका 1 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो अपन कम से कम कल कर भी लेंगे। समझ आ गई बात को? तो ये बात सबको समझ आ रही है भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल लिखो द्विविमीय गति में। लिखना वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि 2 शब्द सुनते हैं अपन, वृत्तीय गति और घूर्णन गति, 2 शब्द सुनते हैं भाई। ये वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों बार दर्शाते तो आप ऐसे ही हो, तो चक्कर क्या है भाई साहब? वृत्तीय गति क्या है और घूर्णन गति क्या है? अगर किसी एक अक्ष के, एक एक्सिस के, जैसे बचपन में अपन क्या करते थे, पेप्सी का ढक्कन होता था ना, कांच वाली बोतल आती थी, याद है कांच वाली? तो उसका ढक्कन भी वो लोहे का आता था, ठोक के उसको सीधा कर लेते थे, बीच में एक छेद करते और डोरी पो देते थे, फिर यूं करते थे, याद है क्या? अरे चलाते थे क्या यूं? कौन सी गति है? घूर्णन, एक अक्ष के। सही बात है कि नहीं है? अच्छा बात समझ गए? और ये कौन सी गति है? घूमर घूमर घूमर, ये कौन सी है? वृत्तीय है। ये कौन सी है भाई साहब? समझदार हो तू, देखो समझ गए ना जल्दी जल्दी। अब समझदार बन गए तुम धीरे धीरे, इसीलिए बेसिक जरूरी है। समझ गए बात को? अच्छा तो एग्जाम्पल लिखा तुमने सबसे पहले, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति याद है कौन सी थी? किसी वस्तु को जब किसी कोण से फेंका जाता है तो वो वापस किधर आ जाएगा? नीचे की ओर। आता कि नहीं आता? परवलयाकार मार्ग पर गति करता है, यही तो होती है। ये गति कौन सी है? प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब लिखो थर्ड, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, 3D मोशन। जब कोई कण निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों के सापेक्ष, जब कोई कण निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वह गति त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो वह गति त्रिविमीय गति कहलाएगी। यह गति केवल आकाश में ही संभव है। यह गति केवल आकाश में ही संभव है। और एग्जाम्पल लिखना, गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति, गुब्बारे की गति, when any particle changes its position relative to all 3 axes of frame of reference, then it will be called in 3D motion
it will possible only in space. Example, motion of balloons, motion of molecules of gas, गैस के अणुओं की गति, गुब्बारे की गति आदि। ठीक है, तो आज के लिए क्लास अपनी यही खत्म है। अब दूसरी क्लास तुम्हारी स्टार्ट होगी। चीजें समझ आई क्या? हाँ ना बोलो भाई। ऐसे मुझे चेहरा तुम्हारा हंसता खिलता दिखना चाहिए। एक तो सुबह सुबह ऐसे चाय वाय पी के आया करो, ऐसे लगते हो उदास से, थोड़ा एनर्जेटिक है ना, और हंसते मुस्कुराते हुए रहना है, ऐसा नहीं। चीजें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। एक बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, विशेष से विशेष, कि इस एग्जाम में जो लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा हाई है, तो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दबा के। बुक मैं बताऊंगा, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, डीपीपी मैं दूंगा, इस चीज की गारंटी मेरे ऊपर। हर चैप्टर से नाना करते 70 से 80 क्वेश्चन अपन क्लास में करेंगे, हर चैप्टर से। चैप्टर बोल रहा हूं, टॉपिक नहीं बोल रहा, टॉपिक से 20 एक, सही बात है कि नहीं? अगर 70-80 क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं, उसका अर्थ है बाहर कुछ बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक लेके काम करेंगे। समझ गए बात को? डीपीपी तुम्हें क्लास में मिल जाएगी। चलो आज के लिए धन्यवाद।